हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट एडुशाला में। जी हाँ, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको स्वागत है और जो देख रहे हैं उनका सुस्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बीपीएससी का जो हम अभी सीरीज लेके चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर समान अध्ययन का अध्यावार टॉपिक वाइज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जितने भी परीक्षाएं हुए हैं, तो आइए हम एक नज़र डालते हैं कि अभी तक हमने कितने टॉपिकों पे, कितने प्रीवियस ईयर पे जो है, किस किस वर्ष जो है, किस किस पे हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो जी हाँ, हमने 64वीं बीपीएससी को डिस्कस कर लिया है, 63वीं बीपीएससी को डिस्कस कर लिया है, 60 से 62वीं का मैंने हिस्ट्री और किस पे किया है, ज्योग्राफी पे। ठीक है, इसको मैं फिर से फुल डिस्कस डालूंगा तो आप लोग फुल डिस्कस भी वीडियो देख लेंगे। ठीक है, 56 से 59 में भी डिस्कस कर लिया है हमने, 53 से 55 में बीपीएससी जो 2011 में होता है इसको भी डिस्कस कर लिया है, 48वां से 52वीं बीपीएससी भी हमने डिस्कस कर लिया है। ये जो है आपको हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी का डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, हमने 47वां बीपीएससी का आज ही डिस्कस किया है और वो 2005 का ये फुल डिस्कस हो चुका है। ठीक है, फुल डिस्कस हो चुका है 150/150 क्वेश्चन का। तो हमने 47वां बीपीएससी तक का डिस्कस कर चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 हमने 7 ईयर के प्रीवियस ईयर को डिस्कस कर चुका है। अब हमारी बारी है किस टॉपिक को डिस्कस करने के, कौन से ईयर को, तो 46वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 2004 में हुआ था। आइए हम उसको देखते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम एक नया सेगमेंट, नया सीरीज लेके आएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग अपने स्टेटस में अगर लगा लेते हैं तो अगर एक बच्चे का, एक स्टूडेंट अगर लगाते हैं, अगर 5 भी देखते हैं, तो सोच लीजिए अगर इसमें 100 स्टूडेंट भी अपने स्टेटस में लगाते हैं तो 500 बच्चे देखेंगे और हमारे 500 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस सब का ध्यान रखिए प्लीज़। आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये बीपीएससी का सीरीज जो ला रहा हूँ। ठीक है, तो हम 46 में बीपीएससी पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि 46 में बीपीएससी में हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछा गया, ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम सीधा नज़र डालते हैं 46वां बीपीएससी पे। ये देखिए हमारा 46 बीपीएससी का क्वेश्चन आ चुका है। बस ज़रा सा वो पीडीएफ में निकाल रहा हूँ। ये देखिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो 46 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। तो आइए हम इसको देखते हैं। यह 2004 में एग्ज़ाम हुआ था और हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि 2004 में जो सबसे ज़्यादा किस विषय से क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसी के हिसाब से हम अभी का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। तो देखिए 2004 में जो है 40 क्वेश्चन इतिहास से, 12 क्वेश्चन भूगोल से, 13 क्वेश्चन पॉलिटी से, 11 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से और 19 क्वेश्चन विज्ञान से, गणित से 10, बिहार विशेष 25, समसामयिकी 12, विविध कुल और कुल 150 प्रश्न है। तो आइए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम अभी का क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या चीज़ से, कौन सा सेगमेंट से ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, हिस्ट्री से कितना है प्रेजेंट में, 30 प्लस है। ठीक है, भूगोल से कितना है, 10 प्लस है। राज्य व्यवस्था से कितना है, 7 प्लस है। इकोनॉमिक्स से कितना है, तो 7 प्लस है। ठीक है, समान विज्ञान से कितना है दोस्तों, तो 30 है। मतलब इसको बोल सकते हैं कि 25 प्लस समान विज्ञान से। सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है इतिहास और समान विज्ञान पे। गणित 10 कांस्टेंट रहता है। अब बिहार विशेष जो है ये 25 ही अभी भी है, 25 प्लस पूछ देता है। समसामयिकी भी क्या है, 20 प्लस है, और विविध इसी में आ जाता है। टोटल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें किस किस सेगमेंट पे ध्यान देना है, आइए हम उसकी ज़रा सा एक छोटी सी चर्चा कर ले रहे हैं। तो इतिहास सेक्शन पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद हम करेंगे समान विज्ञान पे, बिहार विशेष पे और करंट पे। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है, मैं जैसे जैसे वीडियोज़ रिजल्ट एडुशाला के प्लेलिस्ट में डालूंगा प्रीवियस ईयर सेक्शन में, आप लोग वैसे वैसे उसको देखते जाएंगे। अभी तक मैंने डिस्कस कर लिया है कौन कौन सा, वो मैंने शुरू में ही बता दिया है, तो बोलने का कोई वो नहीं होता है। तो इसीलिए आइए हम शुरू कर रहे हैं अब प्राचीन भारत। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अभी ये कितना मिनट का ये वीडियो बनता है। कोशिश करें कि हम 50 मिनट में जो है बन जाए हमारा वीडियो। आप लोगों को मेरा आवाज़ कैसा लग रहा है, सही से सुनाई दे रहा है या नहीं, कोई मिस्टेक होता है तो आप लोग हमें सजेशन दें कि हम कैसे वीडियो बनाएं। तो आप लोग के सजेशन के ही माध्यम से हम वीडियो को इम्प्रूव कर पाएंगे।
ठीक है, आप लोगों को क्वालिटी पहुंच पा रहा है वीडियो का कि नहीं? ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं रिजल्ट एडुशाला के साथ, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और 67वीं बीपीएससी में अपने मुकाम को, परिश्रम को लहराते हैं। क्वेश्चन पहला है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, वैशाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बज्जी और लिच्छवी के काल में यहाँ प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। 6ठी ईसा पूर्व जो है विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया था। आप जैसा कि देख सकते हैं कि 64वां बीपीएससी पूछ चुका है कि चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था। तो आप लोग जाके 64वां बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देखेंगे, दूसरा से तीसरा क्वेश्चन ही ये डिस्कस किया है, तो मैं वो अभी डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप लोग जाके प्रीवियस कमेंट, ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप जाके देख सकते हैं। प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ, अगर 67वीं बीपीएससी दे रहे हैं, सीडीपीओ दे रहे हैं, दरोगा मेंस दे रहे हैं, तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देख के जाइए। हर एक बार बीपीएससी हिस्ट्री से 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट कर देता है, साइंस से 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट कर देता है, बिहार विशेष से कर देता है, तो कुल प्रश्न जो है 20 रिपीटेड क्वेश्चन पूछ देता है, 20 से 25। अगर ऐसे में आप लोग रिपीटेड क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं तो यहीं पे हमारा मार खा जाते हैं हम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ऐसी ही बात करेंगे कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन है जिसके चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ है? तो विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में जो है गुप्तकालीन रचना है जिसमें मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का विशेष वर्णन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इंडिका में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी दोस्तों? तो ये इसमें अभी जो हम 46वां बीपीएससी का डिस्कस कर रहे हैं, 47वां बीपीएससी में पूछा है चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई है। तो आप लोग मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं, बौद्ध और जैन जो है धर्म से क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसका सम्मेलन का तो जरूर याद कर लेंगे कि इसका अध्यक्षता मत है, यह भी याद कर लेंगे। तो आइए हम डिस्कस कर रहे हैं तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीत जो है दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी, ये अशोक के काल में हुई थी और इसका अध्यक्षता कौन के थे? मेघलती पुत्तिस के अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो पाटलिपुत्र के राजधानी के रूप में चयन किया गया था उदयन द्वारा। यह क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। मगध का प्राचीन राजधानी, प्रथम राजधानी कौन था? ग्रीवराज था। तो 47वां बीपीएससी भी पूछा था और 2020 में जो 66वां बीपीएस होता है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में किसने चयन किया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र के रूप में राजधानी को चयन किया था। ठीक है, और ये किसके उत्तराधिकारी थे? अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए अशोक के शिलालेख का प्रयुक्त भाषा क्या है? तो अशोक के शिलालेख का प्रयुक्त भाषा प्राकृति है दोस्तों। अशोक के शिलालेख का प्राकृतिक भाषा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृति है। इसको जो है देवनाम प्रिय भी कहा गया है। 65वां बीपीएससी पूछा है कि देवनाम प्रिय किसको कहा गया? अशोक को देवनाम प्रिय कहा गया है। और देखिए अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। ठीक है, और 1837 ईस्वी में किसने इसके पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ने में सफलता हासिल की थी। तो यह भी कई बार क्वेश्चन रिपीटेड कर देता है, तो इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग को वीडियो स्लो लग रहा होगा तो आप लोग दुगुना स्पीड में करके वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो 50 मिनट तक हम कोशिश करेंगे खत्म कर दे। हिस्ट्री का सेगमेंट और पॉलिटी, विज्ञान और ज्योग्राफी का ये स्लो में चलेगा, बाकी जो है फास्ट में चलते चलेगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन हम कवर करवा रहे हैं, तो इसीलिए डिस्कस इसका करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो कौन से राजा थे जो दक्कन का विजय प्राप्त किए? तो चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन का विजय प्राप्त किया था। कई बार पूछ देता है कि दक्षिण भारत में मध्यकालीन शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन शासक था, लेकिन मौर्य राजा कौन था दक्कन का विजय करने में? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे।
ठीक है, कितना सेना लेकर गए थे? 6 लाख सेना लेकर गए थे। 9 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं अभी 46 बीपीएससी 2004 में जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों 6 में कि जो मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, तो उसके हिसाब से उस समय 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेलुकस निकेटर का दूत था। अपनी पुस्तक इंडिका में उसने भारतीयों को 7 श्रेणियों में किया था। और ये श्रेणियां कौन कौन सा है, हो सकता है बीपीएससी पूछ दे कि इनमें से कौन सा मेगास्थनीज द्वारा कृत इंडिका में 7 श्रेणियों में विभाजित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो 5 तो 4 तो ऑप्शन देगा ही, कौन सा नहीं है, तो इसके लिए आप देख लीजिए कौन सा है। तो दार्शनिक है, वो दर्शन करने आया था। किसान भारत में रहता है, किसान भी था, अहीर भी था, कारीगर भी था, शिल्पी भी था, सैनिक भी था, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। तो 1 2 3 4 5 6 7 निरीक्षक, सभासद, तो 7 श्रेणियां उन्होंने वर्गीकृत किया था। इसमें प्रमुख आप लोग याद कर लीजिए, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्प, सैनिक, निरीक्षक, सभासद इत्यादि थे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजन पदों की सूची कहाँ उपलब्ध है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, 16 महाजन पदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 11 में, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। तो सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? सी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। हम अभी डिस्कस कौन सा कर रहे हैं? तो डिस्कस कर रहे हैं 46वां 2004 का, डिस्कस कर रहे हैं 46वां 2004 का। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? तो दोस्तों तो धौलावीरा से। यह क्वेश्चन कई बार बीपीएससी सहित कई बार यूपीपीसीएससी, एलडीसी, मैं आपको एक बात बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला हुआ है, बिहार मद निषेध विभाग, बीपीएससी, एलडीसी, बिहार छात्रवृत्ति और बिहार आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, 4 एग्जाम के मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। तो आप लोग जाएंगे और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन कितना एग्जाम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए आप लोग सारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको बारी बारी से आप लोग देख लेंगे। अगर आप सफलता चाहते हैं सरस्वती बीपीएससी में तो ही देखिएगा, नहीं चाहते हैं, आप टाइम पास करना चाहते हो तो मत देखिए भाई। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता धौलावीरा स्थल गुजरात में एक उन्नत जल प्रबंधन था, जो पूरे जल निकासी के लिए नालियाँ बनी थी और जल संग्रहण के लिए तालाबों कुएं की व्यवस्था थी। ठीक है, अब आते हैं हम मध्यकालीन भारत में। देखिए प्राचीन भारत से 12 क्वेश्चन पूछ दिया है, मध्यकालीन भारत में आते हैं हम। मध्यकालीन भारत में क्या कहता है दोस्तों, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए बरूनी ने यह कथन कहा था। ठीक है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ठीक है, यही अलाउद्दीन है जो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था मध्यकालीन राजाओं में। ठीक है, 14 नंबर है, मुगल प्रशासन में मदद ए मंशा क्या इंगित करता है दोस्तों? तो मदद ए मंशा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुक्त भूमि को मदद ए मंशा कहता है। विद्वानों को जो भूमि दिया जाता था राजस्व मुक्ति अनुदत्त भूमि, उसी को मदद ए मंशा कहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, दास्ता ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो दास्ता ए अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस शमद द्वारा किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था कौन? चौधरी था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आधुनिक भारत में। देखिए दोस्तों, आधुनिक भारत से जो है अभी भी कम से कम 15 क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग आधुनिक भारत को सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर आप लोग रिजल्ट एडुशाला पे बने हैं तो मैं एक आधुनिक भारत से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, मैं बीपीएससी के लिए अपने रिजल्ट एडुशाला पे एक वीडियो लाऊंगा जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और उसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स ही पूछा जाएगा। मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया है कि रिजल्ट एडुशाला से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक भारत से लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। और जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? तो हजारीबाग जेल से भागे थे।
जयप्रकाश नारायण हजारीबाग से भागे थे और राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल से। ठीक है, भागे नहीं तो बंद किया गया था उनको। ठीक है, नेक्स्ट है 18 में त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था वह था सीपी रामास्वामी अय्यर। यह सीधे पूछ रहा है आपसे कि सबने अवज्ञा आंदोलन त्रावणकोर में कौन शुरू किए थे, तो त्रावणकोर में सीपी रामास्वामी अय्यर ने शुरू किया था। ठीक है, वर्तमान त्रावणकोर केरल राज्य में है। सबने अवज्ञा आंदोलन 1932 में आरंभ किया गया था, उस समय केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ, तो दोस्तों 1937 का अधिवेशन बिहार के कहाँ होगा, तो भागलपुर में होगा। ठीक, सॉरी भागलपुर नहीं, ये क्वेश्चन जो है गलत कर दिया है। 1937 का जो है बिहार 1937 का जो अधिवेशन है ये 1937 के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ये फैजपुर में हुआ था, ये बिहार में ये अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप लोग विभिन्न कांग्रेस का जितने भी अधिवेशन है उसको देख लेंगे। और जवाहरलाल नेहरू ने फैजपुर में इसकी अध्यक्षता किए थे, जो गांव का पहला कांग्रेस अधिवेशन था। झंडा गीत किसने लिखा है दोस्तों, तो झंडा गीत श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा है। आप लोग देख लेंगे कि वंदे मातरम किसने लिखा है और झंडा गीत को सबसे पहले कब गाया गया, किस अधिवेशन में, वंदे मातरम को किस अधिवेशन में गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, यह सब भी मैं अपने एक वीडियो में बता दूंगा। 21 नंबर है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था और इन्होंने ही होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया था उत्तर भारत में। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 46 बीपीएससी 2004। आप लोग ध्यान रखेंगे 46 बीपीएससी 2004 हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो गांधी जी ने चौरा चौरी घटना के कारण 1922 में वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। आप जब हमारे डिस्कस में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाले विभिन्न प्रीवियस ईयर के, तो मैंने उसमें डिस्कस किया है कि चौरा चौरी कांड कब वापस लिया गया था, फरवरी या मार्च में कन्फ्यूजन रहता है, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से बताया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन विश्व में शांति आपसी सहयोग स्थापित के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो पंचशील। तो पंचशील सिद्धांत को नेहरू जी ने किया था, लेकिन गुट निरपेक्षता को भी नेहरू जी ने ही किया था। ठीक है, 24 नंबर है सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। अनटू द लास्ट गुजराती अनुवाद 1908 में उसका नाम सर्वोदय रखा गया था। ठीक है, अनटू द लास्ट से सर्वोदय की अवधारणा ली गई है। कई बार पूछ देता है कि किस बुक से ली गई है, तो अनटू द लास्ट से प्रभावित है और सर्वोदय का अवधारणा उन्होंने लिया था। 25 से पूना समझौता का उद्देश्य क्या था, तो पूना समझौता का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर है। पूना समझौता का जो उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व पूना समझौता का उद्देश्य था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य जो है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ, जिसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है, मगर इस मांग को क्या किया गया, मान लिया गया था। अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता जो हुआ था 1932 में पूना समझौता, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया गया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। 26 में क्या है, 1927 की ईस्वी की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था, तो बटलर कमेटी का उद्देश्य था उत्तर डी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो 1927 में बनी बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। लॉर्ड इरविन के वायसराय काल में बटलर कमेटी का गठन हुआ था।
27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा था दोस्तों? ब्रिटेन के निर्यात को करने वाले माल पर उच्च तट कर। समझ गए, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, जेबी कृपलानी था। कई बार पूछ देता है कि भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी थे। कई बार पूछ देता है कि लगातार 6 वर्षों तक रहने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, कई बार पूछ देता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आप लोग अगर हमारे साथ रिजल्ट एडुशाला के साथ बने रहते हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व करना है, हम उसको भी बताएंगे। और 67वां बीपीएससी अगर फतह करना है तो रिजल्ट एडुशाला के साथ बने रहना होगा, इट्स नेसेसरी। 29 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, उसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित कब हुआ? तो यह 1911 में लॉर्ड कर्जन वायसराय के शासनकाल में प्रथम बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, जिसके विरोध में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। फलस्वरूप 1912 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजित हुआ और बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत बना दिया। ठीक है, कई बार पूछ देता है कि प्रथम बार बिहार जो है कब बंगाल से अलग हुआ, तो 1911 में पास हुआ अधिनियम और 12 में अलग हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक युद्ध के समय भारत की रक्षा कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 ईस्वी में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय जारी रखना चाहता था कौन? लॉर्ड हार्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था, तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। देखिए कई बार बीपीएससी विभिन्न चीज़ के डेट पूछ देता है। अब मैं बता दूं कि बिहार एसएससी भी एक बार डेट पूछा था कि अमृतसर जलियांवाला बाग पर नियंत्रण कब पाएगा, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, टाइम भी देख लीजिए 4:30 में। ठीक है, किसके कारण हुआ था भाई ये जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो सैफुद्दीन किचलू और एक भाई साहब थे, कौन? उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर 47वां बीपीएससी में इसको डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, 32 नंबर, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू भाई साहब दो थे, इसी के यही जो भीड़ बुलाए थे, और भीड़ नहीं बुलाए थे, इन्हीं को छुड़वाने के लिए जो है बहुत सारे आदमी जमा हुए थे और अंग्रेजों ने उन पर गोली चला दी थी। ठीक है, इसका कभी मैं वीडियो लूँगा क्लास, तो उसमें मैं बताऊँगा कि क्या माजरा था। 32 नंबर है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सफलता इनकी छत्र छाया में हुआ। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता है दोस्तों, असफलता किनके छत्र छाया में हुआ? तो सी, इरविन गांधी समझौता के असफल हो गया। ठीक है, सड़सठवां बीपीएससी वाले जरूर देख के जाएंगे, 67वां बीपीएससी वाले जरूर देख के जाएंगे, यह वीडियो 67वां बीपीएससी वाले जरूर देख के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, सन 1932 ईस्वी में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया। यह आदेश है एक गैर कानूनी संघ अध्यादेश है। 34 स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब अंग्रेजी मित्र थे, कौन कौन थे दोस्तों? तो एक एंड्रयूज थे और एक रेवंड थे। तो कई बार जो है पूछ देता है कि जो सबने अवज्ञा आंदोलन के समय जो है गांधी जी के पास कौन थे, और भारत छोड़ो के समय जो है गांधी जी के पास कौन अंग्रेजी पत्रकार मित्र थे। तो मैंने 47वां बीपीएससी में डिस्कस किया, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, बार बार मैं वही डिस्कस नहीं करूँगा। 35 नंबर देख लीजिए, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीनता भारत में गवर्नर जनरल का पदभार किया था। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीनता भारत में गवर्नर जनरल का पद प्राप्त किया था, तो बी, सी राजगोपालाचारी जो प्रथम भारतीय थे। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, स्वतंत्र भारत के। और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। आप लोग इसको याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है। 36 नंबर देख लीजिए, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेसी कार्यकारी समिति की बैठक अप्रैल
मई 1947 ईस्वी में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजनाओं को पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध को पक्ष जुटाने, ये 47 में भी पूछ चुका है। ठीक है, तो आइए 37 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। डी, अहिंसा का उल्लंघन होगा। महात्मा गांधी अहिंसा को लेकर चलते थे, अगर वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होते हैं तो वो अहिंसा के जो विरोध करते थे वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला था हम साथ नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 38 नंबर। सन 1935 ईस्वी के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम भारत में कानून 1935 निर्मित हुआ। तो लॉर्ड लिनलिथगो 1935 विधेयक के तहत संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे संसदीय संयुक्त समिति के अध्यक्ष? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, देखिए 1935 में कई बार पूछ देता है कि जो प्रांतों में द्वैध शासन जो है, केंद्र में द्वैध शासन कब लगा? तो यह अब मैंने जो अभी डिस्कस किया है वीडियो, वो 47वां बीपीएससी में यह सब क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले। 1906 में मिंटो से मिले, शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग जो है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के लिए शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग का यह कब मान्यता दे दिया? तो 1909 में दे दिया था। ठीक है, 1909 में बना और लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस ने इसको मान्यता दे दिया था। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का अंतिम है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था कब? तो 1853 में जो है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के आधार पर सरकारी सेवाओं में भर्ती का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया था। ठीक है, अब हम आते हैं भूगोल के सेक्शन पे। तो आइए हम भूगोल के सेक्शन से जो है करेंगे, लेकिन हम इससे पहले कई बार आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं इससे के पहले मैं क्या करता हूँ, साइंस का क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर साइंस के बाद में दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऐसे ही। ठीक है, तो आइए हम साइंस का, हिस्ट्री हमारा खत्म हो गया, अब हम सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 77वां है, पित्तल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, कौन सा है? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है, जब पीतल का बर्तन को कलाई करते हैं तो धुआं निकलता है। तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, अमोनिया क्लोराइड NH4 इसका फॉर्मूला हो गया, कई बार फॉर्मूला पूछ देता है। अमोनिया क्लोराइड NH4 Cl, अमोनिया क्लोराइड, और अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH4Cl से निकलने वाला चूर्ण मुक्त धुआं NH3। अमोनिया होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? H2SO4। ठीक है, तो विज्ञान में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं, फार्मूला भी पूछ देते, तो इसका आप लोग बहुत ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, 78वां देख लीजिए, जस्ता का एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब को आयतन भाग तांबा घनत्व 89 किलोग्राम मीटर से मिलाने पर पीतल बनता है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, 8300 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, 79 का देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून जमने में आवश्यकता होती है? तो खून जमने में हमारे विटामिन के, इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 80 का देख लीजिए, अल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन आखिरी उत्पादन क्या है? तो इथाइल अल्कोहल का आखिरी उत्पादक है। अल्कोहलिक खमीर का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। C2H5OH इसका फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया? C2H5OH इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, 81 में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन भी है, एक प्रोटीन भी है। इसमें देखिए बीटा कोशिका
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 82 का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन कर जाएगा, इसीलिए इसे कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 83 का, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो धातु कौन सी है दोस्तों? तो वह धातु हो जाएगा हमारा तांबा। तांबा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 देखिए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो कई बार एसिटिलीन है, एथिलीन है, हम दिमाग में कन्फ्यूज आ जाते हैं। तो जैसे देखते होंगे कृष्ण जी क्या करते हैं? लीला करते हैं। कैसे करते हैं लीला? तो लीन हो जाते हैं। कोई भक्ति करता है तो लीन हो जाता है। आम के या कोई भी फलों को अगर हम पकाएंगे तो लीन कर देंगे उसको भी, मतलब पूरे मंत्र मुग्ध हो जाएगा, आम जो है उसमें घुल मिल जाएगा, तो वो लीन हो जाएगा। तो एथिलीन से जो है कच्चे फल पकते हैं। ठीक है। जब हम भी पढ़ते हैं तो पढ़ाई में हमको लीन हो जाना चाहिए, तो उसी तरीका से कच्चे फलों को भी पकाने के लिए एथिलीन कर देना चाहिए। एथिलीन से क्या हो जाएगा? कच्चे फल कृत्रिम रूप से पक जाएंगे एथिलीन गैस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए दोस्तों, कई बार एथिलीन का फार्मूला पूछ देता है, तो एथिलीन का फार्मूला आप क्या याद करेंगे? C2H4। एथिलीन का फार्मूला क्या है? C2H4। और देखिए एथिलीन का उपयोग भी कई बार पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किस में उपयोग किया जाता है, और इस 1 2 3 4 और ये भी ऑप्शन रहता है। तो देख लीजिए एथिलीन का उपयोग किस किस में किया जाता है। तो फलों को पकाने में तो हम करते ही हैं। ठीक है। और उसके संरक्षण में, मस्टर्ड गैस बनाने में भी हम एथिलीन का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद कृत्रिम रबर और पॉलीथीन बनाने में भी उसका उपयोग करते हैं। समान निश्चेतक के बेहोश करने के रूप में हम प्रयोग करते हैं, और प्लास्टिक बनाने में भी एथिलीन का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H4। तो साइंस का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मैं एक वीडियो लाऊंगा साइंस इंपॉर्टेंट जो भी है सारा खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? डी, एस्टर है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक एस्टर है। आप लोग दोस्त तब तक आप लोग जो है 86 और 87 का क्वेश्चन देखिए बना के, मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक है। आप लोग जो है अभी डिस्कस कर रहे होंगे आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि 86 का उत्तर क्या होगा। ठीक है। तो हम बता रहे हैं आपको कि 86 का, देखिए 86 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास का कारण क्या है दोस्तों? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। मैं कोशिश करूंगा कि बायोलॉजी का कुछ सेक्शन और केमिस्ट्री का, फिजिक्स का जितने भी सेक्शन हो सके मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन विधि में, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन विधि में क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? सी, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्तों को धन ध्रुव से बनाया जाता है। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वायु में कौन सी नोबल गैस होती है? देखिए, तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है पूछ रहा है दोस्तों। जब आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो क्वेश्चन में नहीं है क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। समझ गए? 30 सेकंड हमें क्वेश्चन पढ़ने में खर्च करना है। तो रेडॉन जो है नोबल गैस नहीं है, बाकी सारे नोबल गैस हैं। नेक्स्ट देखिए 89 का, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है?
तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सा? तो मैग्नीशियम हरा पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, जिसे मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। 90 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो सी, सामने वाले चपटे दांत कृंतक जो है मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। 91 का देख लीजिए, शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ क्या है? CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है शुष्क बर्फ। समझ गए? 92 का देख लीजिए, शक्करों में सबसे मीठा क्या होता है? तो शक्करों में सबसे मीठा होता है दोस्तों सी। दोस्तों मैं आप लोग एक बात बताऊं, सुक्रोज होता है शक्करों में, सुक्रोज। फलों में फ्रुक्टोज, फलों में फ्रुक्टोज होता है। तो ये 66वां बीपीएससी जो है ना पूछ चुका है। 66वां बीपीएससी क्या किया है? पूछ चुका है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपका भार द्वारा लग रहा बल कितना हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज में प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो आमतौर पर जो है सुरक्षा फ्यूज में बनी हुई तार टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है, एलॉय होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। कई बार पूछता है कि अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा पर कोई वस्तु को ले जाएंगे तो निम्नलिखित में से क्या बदल जाएगा? तो भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। कई बार पूछता है क्या नहीं बदलेगा? तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान वही रहेगा, बस भार चेंज हो जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी की तुलना में कितना वहाँ का वेट है? 1/6 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गणित है। अब देख लीजिए, अब हम क्या चलते हैं? तो साइंस चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? साइंस हो गया हमारा, अब हम करेंगे भूगोल का क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे ना जल्दी वीडियो देख करके भाग जाते हैं, इसीलिए मैं सोचा कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है हिस्ट्री और साइंस को साथ कर दिया जाए, लेकिन आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, क्योंकि जो अंत तक टिकता है वही सफल होता है। कई बार आप लोग देखते होंगे जल्दी भागने वाले हमेशा जल्दी में ही रहते हैं, तो आप लोग जल्दी नहीं कीजिएगा, आराम आराम से देखिए, दुगुना स्पीड कर लीजिए अगर स्लो लग रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम भूगोल का 41 में। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है? तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व टर्सरी युग में, 30 मिलियन वर्ष पूर्व टर्सरी युग में हुई है। 42 नंबर, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, 2 और 3। 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति कतिपय नदी बेसिन कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है आप हमें बताएं जल्दी से कमेंट सेक्शन में। इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे मित्रों? तो मेरे दोस्त इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ने पे ध्यान देना है ज़्यादा, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपसे उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा, जितना प्रीवियस ईयर देखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो आते हैं हम 45 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूह हमें विश्व 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या की मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? तो दक्षिणी पूर्व एशिया में। ठीक है, 46वां, भारत अवस्थित है। ये देखिए दोस्तों, भारत अवस्थित है, कई बार पूछ देता है, ज्योग्राफी का सेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं। तो भारत अवस्थित है सी, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से
97 डिग्री 25 डिग्री पूरब के मध्य। तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु जो है हिमालय काट कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। भारत सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी नंबर देखिए। सॉरी 48 का सही जो है सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी में क्या कह रहा है? ए का 2 है, तो ए का 2 से मिला दीजिए। आइए, ए को 2 से मिला दिए हम। उसके बाद क्या कह रहा है? यहां देखिए मिला हुआ है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन शिलांग पठार सह्याद्री, मानसून वन कहाँ? तो छोटा नागपुर पठार, शीतोष्ण वन पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालयगिरी, कच्छ वन पश्चिम बंगाल और तराई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। बोल रहा है मिलाने के लिए प्रदेशों का वन है और प्रदेश है। तो वन का प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? शिलांग पठार तथा सह्याद्री में। मानसून वन के प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? छोटा नागपुर के पठार में। शीतोष्ण वन कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी हिमालय एवं नीलगिरी में। कच्छ वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी बंगाल एवं तराई में। 49 देख लीजिए। भारत के मत्स्य संसाधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, 1 2 3 4 इसका सारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 का। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो ए खेतरी, कोलार, कुमेंद्र, झड़िया। ठीक है, तो देखिए तांबा खेतरी कहाँ है? राजस्थान है। स्वर्ण कोलार कर्नाटक में है। लौह केंद्र कर्नाटक में है। कोयला झड़िया झारखंड में है। समझे? 51 देख लीजिए। भारत की जनसंख्या 100 करोड़ कब हो गई थी? तो 11 मई 2000 को भारत की जनसंख्या, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52 का देख लीजिए। एक दोस्तों यह भी पूछ सकता है कि 135 करोड़ जनसंख्या कब हो गया था? तो मार दीजिएगा आप लोग। क्या मारिएगा देख लीजिए, क्या मारिएगा आप लोग अपने हिसाब से। 52 है। किस राज्य की अन्य देशों की भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है? किस राज्य का अन्य देशों से भौगोलिक सीमा नहीं जुड़ी हुई है? हरियाणा का नहीं जुड़ा हुआ है, राजस्थान का जुड़ा हुआ है, पंजाब का जुड़ा हुआ है, बिहार का जुड़ा हुआ है। ठीक है, राज्य व्यवस्था का सेक्शन हम आइए डिस्कस करते हैं। राज्य व्यवस्था का हम डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए पहले कौन कौन सा सही है, आइए हम उसको जान लेते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए जो है पहला कथन, आइए हम दोस्तों अब जरा सा फास्ट में हम चल रहे हैं क्योंकि बहुत देर से सोलो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सा सही है? भारत पूर्व वित्त मंत्री थे ही मनमोहन सिंह, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं ही, ठीक है, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष हैं कि नहीं, आईएमएफ के पूर्व भारतीय प्रतिनिधित्व भी रह चुके हैं। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, जो गलत है। बाकी जो मैंने अभी बताया है ए, बी और डी सारा सही है। ठीक है, 54 देख लीजिए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा क्रम सही है दोस्तों? तो कई बार जो है वरीयता क्रम पूछ देता है कि पहले कौन आएगा। तो वरीयता क्रम मैंने जो है इस बार भी जो है आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का जो एग्जाम हुआ था, आप लोग उसका जाके देखेंगे तो पार्ट 3 वीडियो अपलोड किया हो, उसमें पॉलिटी सेक्शन में वरीयता क्रम दिया हुआ है। और 65वां बीपीएससी में पूछा है, तो रिपीटेड क्वेश्चन पूछते रहता है, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। तो आइए हम इसका देखते हैं। सही उत्तर बी हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल पहले आएगा, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश आएगा और राज्य के मुख्यमंत्री आएगा, फिर मुख्यमंत्री के बाद चुनाव आयुक्त आएंगे। तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। वैसे वरीयता क्रम आइए हम एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं। पहला राष्ट्रपति आएगा, दूसरा उपराष्ट्रपति आएगा, तीसरा प्रधानमंत्री आएगा, चौथा राज्यों के राज्यपाल आएगा अपने राज्यों में, पांचवा भूतपूर्व राष्ट्रपति आएगा, छठा भारत के मुख्य न्यायाधीश आएगा, सातवां लोकसभा अध्यक्ष आएगा, आठवां राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे और नौवां निर्वाचन आयुक्त आएंगे। तो मैं दोस्तों सोर्स बता देता हूं कि ये कहाँ लिखा होगा। कोई भी पॉलिटी बुक आप अगर उठाएंगे तो लक्ष्मीकांत या दृष्टि का या कोई भी पॉलिटी बुक
उठाएंगे तो उसमें लास्ट में जो वरीयता क्रम दिया होता है तो वहाँ से आप लोग इसको वरीयता क्रम को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उसको देखते हैं हम। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। और वित्त आयोग कितने अनुच्छेद में है? 280 में जो है वित्त आयोग संघ राज्य के वित्तीय स्थितियों का संबंध का आकलन किसको देता है? संशोधन करके राष्ट्रपति को देता है। 56 देख लीजिए, योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी ये क्वेश्चन हमारा आउटडेटेड हो गया, तो आप लोग क्या करेंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है उसको देख लेंगे। और अध्यक्ष कौन है? तो अपने श्री नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी, ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसका स्थापना कब हुआ था इसको देख लेंगे। तो इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें दिया है 14वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं सांसद हैं दोस्तों? तो यह क्वेश्चन 65वां बीपीएससी भी पूछा है कि जो है 17वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं। तो इसीलिए आप लोग अगर प्रीवियस ईयर देख के जाते हैं ना तो आपको पता लगता है कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहा है, अचानक से नहीं पूछ रहा है। तो आप लोग इस बार जो है 2019 में जो लोकसभा हुआ है तो उसमें कितनी महिलाएं चुनकर आई हैं उसको आप लोग याद कर लेंगे। तो 78 महिलाएं चुनकर आई हैं। ठीक है, 78 महिलाएं चुनकर आई हैं, लेकिन आप लोग एक बार देख लेंगे। 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जो है कितने नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कितने नंबर पे हैं, तो यह सब आप लोग देख लेंगे। राष्ट्रपति 14, उपराष्ट्रपति 15 और प्रधानमंत्री जो वरीयता क्रम में है, तो आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, वैसे डिस्कस मैं नेक्स्ट वीडियो या एक अच्छा सा वीडियो बना के मैं कर दूंगा, या कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं। 58 का है, धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। और धन विधेयक को कितने अनुच्छेद में रखा गया है? 111 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 111 में मनी बिल को रखा गया है। और इसको ये मनी बिल है या नहीं कौन ये तय करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, और मनी बिल को कितने दिन तक रख सकते हैं हम धन विधेयक को? तो 14 दिन तक रख सकते हैं राज्यसभा में। ठीक है, उसके बाद ये पारित हो जाएगा। 59 का देख लीजिए, वह कौन सी सभा है जिसकी अध्यक्षता उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, राज्यसभा का जो है सभापति उपराष्ट्रपति जो उस सदन का सदस्य नहीं होता, ये बाहर से चुन के आते उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा जो उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है, राज्यसभा जो है अलग से चुन के उसका सभापति आता है राज्यसभा का। यह अनुच्छेद 64 के अनुसार है। 60वां देख लीजिए, संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो संविधान के 73वें संशोधन का संबंध पंचायती राज अधिनियम से है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज अधिनियम से है। और किसके सिफारिश पर यह संशोधन किया गया? लक्ष्मीवल सिंघवी समिति के सिफारिश पर 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? तो कई बार आप लोग से यह पूछता है, तो महान्यायवादी जो है कार्यवाही में तो भाग लेता है, कार्यवाही में भाग लेता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के सचिव जो हैं ये नहीं भाग लेते हैं। ठीक है, मतदान कौन नहीं कर सकता है लोकसभा में? अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति का सचिव को अधिकार नहीं है भाग लेने का। नेक्स्ट देख लीजिए, आइए हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, किस संशोधन में समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसी को बोला जाता है, 42वां संविधान को। और यही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 6। तो कब ये हुआ था? तो 1976 में जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 4 + 2 बराबर 6। और यही 1976 इसका 1976 में संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, किसके सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर किया गया था दोस्तों। समझ गए? तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, ठीक है,
तो तक वीडियो बनाने का मोटिवेशन नहीं मिलेगा। लाइक, अब अगर आप वीडियो भी देखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कर दीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितना लाइक हमें मिलेगा हमें पता चलेगा कि लोगों तक उतना पहुंच पाता है। तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं सब में भेजिए। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी गाँव देहात के बच्चे हैं, उन लोगों को पास नहीं पहुँच पाता है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने जो एक प्रयास किया है उस प्रयास को आप लोग सार्थक बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जो गांव के होंगे, गरीब बच्चे होंगे, उन तक यह सब चीज़ें पहुंच जाए। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कौन सी लोकसभा चुनाव के 4 चरण हुए हैं? तो यह क्वेश्चन आउटडेटेड हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि 7 चरण कौन लोकसभा में हुए हैं, तो वो 17वीं लोकसभा में हुए हैं। 64 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से है। ठीक है, अब ये आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया है। तो आप लोग 371 देख सकते हैं, 371 1 2 देख सकते हैं किस किस राज्य से, नागालैंड से है, किससे है, समझ गए। आप लोग हाल ही में जो यूपी में चुनाव हो रहा है कितने चरणों में हुआ इसको देख लेंगे। ठीक है, कब से कब तक हुआ तो मैं आपको बता दूं कि ये 10 फरवरी से लेके 7 मार्च तक इसका वो चुनाव हुआ। कितने राज्यों में? तो 5 राज्यों में। किस किस में हुआ? तो यूपी, उसके बाद हो गया उत्तराखंड, उसके बाद हो गया पंजाब, गोवा, ठीक है, और मणिपुर में। ठीक है, ये 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। तो आप लोग जिस जिस राज्य में चुनाव हुए हैं कितने हुए हैं देख लीजिए। तो यूपी में 403, पंजाब में 117, मणिपुर में 60 और गोवा में 60, उत्तराखंड में 70। ठीक है, तो आप लोग यह देख लेंगे। कई बार बीपीएससी पूछ देता है कि विभिन्न राज्यों में चुनाव जो है कितने सीटों के लिए हुआ था, तो यह आप लोग देख लेंगे। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग प्रीवियस ईयर देख के जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट एडुशाला को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे सॉल्व किया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं? राजेंद्र प्रसाद जो है 1950 से 60 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? तो अब हम शुरू कर चुके हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था सेक्शन को। ठीक है, तो आइए हम अर्थव्यवस्था को देखते हैं। हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है हिस्ट्री, साइंस ज्योग्राफी, पॉलिटी, 4 सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा अर्थव्यवस्था का आता है। तो आइए 66 में, असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना की गई है? तो डी, इनमें से सभी। वृद्धा पेंशन, ये तभी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी आप लोग देख लेंगे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी एनके सिंह है। और आप लोग विभिन्न योजना जो आया है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना और जो फ्री में खाता खुला था, जनधन योजना कब आया था, यह सब आप लोग देख लेंगे। किस मंत्रालय के द्वारा आया था, यह सब भी देख लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम डेट आएगा, मैं एग्जाम नज़दीक आते जाएगा, मैं क्या क्या पढ़ना है वो बताते चलूँगा। लेकिन मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्त, ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये कब से कब तक चुने गए हैं? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 68 का देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन को तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? कई बार WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना पूछ देता है। 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मिलेनियम विकास लक्ष्य में किससे शामिल नहीं किया गया है? मिलेनियम में किसे नहीं शामिल किया गया है? तो डी, 2 अंकों वाली वृद्धि दर की प्राप्ति को मिलेनियम में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये देख लीजिए, कई बार जो है बीपीएससी या कोई भी दरोगा CDPO एग्जाम पूछ देता है कि कितने लक्ष्य जो है इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 8 लक्ष्य है। ठीक है, गरीबी, भूख उन्मूलन, यह आप लोग देख लेंगे। 70 में देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक अवयव के रूप में नहीं लिया गया है? तो ए इसका जो है, क्या इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, शिशु मृत्यु दर को नहीं लिया गया है। ठीक है, UNDP कार्यक्रम में मानव विकास सूचकांक बनाने में UNDP में शिशु मृत्यु दर को नहीं लिया गया है। अब आप जो है सूचकांक पूछने लगा तो आप लोग जो है प्रेस स्वतंत्रता में कितना सूचकांक है, लोकतंत्र में कितना सूचकांक है, नवाचार में कितना सूचकांक है, यह मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आप लोग देख लेंगे। ठीक है, 71 देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? तो पोषण प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अवयव नहीं, आउटडेटेड क्वेश्चन हो चुका है।
72 नंबर देखिए, नेक्स्ट 73 देख लीजिए, कौन सा आर्थिक अधोसंरचना के क्षेत्र में नहीं आता इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता, बाकी सड़क, रेलवे, ऊर्जा आता है। 74 देख लीजिए, सामाजिक अधोसंरचना में किसे शामिल किया गया है, तो दोस्तों सी, तार एवं दूरसंचार को सामाजिक अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसाद आता है तथा दूरसंचार नहीं आता, तो ये जो है तार संचार को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, भारत में कोर उद्योग क्या है दोस्तों, तो भारत में कोर उद्योग इनमें सभी है, विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, इन सब के बिना जो है कुछ चल नहीं सकता है, तो इसीलिए कोर उद्योग हो गया। देखिए 10वीं योजना की अवधि क्या है दोस्तों, 10वीं योजना आयोग जो था उसकी अवधि क्या है, 10वीं योजना जो है उसकी अवधि, पंचवर्षीय योजना जो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 2002 से 7 है। तो अभी कौन सा योजना चल रहा है, तो 12वीं योजना चल रहा है। यह आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्तमान में कौन सा योजना चल रहा है। समान विज्ञान को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं कौन सा सेक्शन पे, नेक्स्ट चलते हैं हम गणित को तो सॉल्व करेंगे नहीं अभी हम, अब चलते हैं हम बिहार विशेष पे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन करीब जो है वीडियो अभी तक जो है बिहार विशेष को छोड़ करके अभी तक ये 55 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट, अब खत्म ही हो जाएगा। बिहार महान धार्मिक केंद्र किसका है, तो सभी के लिए, सिख, जैन, बौद्ध के लिए, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, 15 नवंबर 2000 को झारखंड से बिहार पृथक हुआ। बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं दोस्तों, तो 12 विश्वविद्यालय हैं और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। वर्तमान में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है, तो मधुबनी पेंटिंग जो है, मिथिला शैली, मंजूषा शैली, साझी कला आदि शैली, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10वां देख लीजिए, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल अभी कौन है दोस्तों, तो फागू चौहान है। ठीक है, 11वां देख लीजिए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या, तो अभी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना मिलियन है, तो अगर आप जाके हमारे जो मैंने यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो मैंने उसमें बताया है कि मिलियन और बिलियन में पूछेगा बिहार का जनसंख्या 2011 के अनुसार क्या है, तो आप लोग वहाँ पे जाके जवाब देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बढ़िया से डिटेल में बताया है, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। 12 का देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं दोस्तों, तो 243 बिहार विधानसभा में टोटल सदस्य हैं। 113 का देख लीजिए, बिहार के पूर्व निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशील जाति नहीं थी, तो कुर्मी जो है वर्चस्वशील जाति स्वतंत्रता पूर्व जो है नहीं थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने का कोई आधार नहीं होता, पता नहीं कैसा पूछ देता है। 114 देख लीजिए, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, एकीकृत समुदाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 115, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों के राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था, आर्थिक स्थिति जिसके पास था, तो वो जमींदार जो है राजनीतिक शक्ति बचाने के लिए योग्य थे। ठीक है, बलबूते जो है अपना पावरफुल रहते थे। ठीक है, पैसा के बलबूते। 16 नंबर है, 1930 में कांग्रेस का सबने अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ, निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज चिन्ह के कई महीनों तक गायब हो गए। अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए, तो सी जो है बरही। बरही कहाँ है, तो 1930 में कांग्रेस का सबने अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि बिहार के मुंगेर जिले में बरही में अंग्रेज शासन के चिन्ह कई महीने तक गायब हो गए। तो कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों, मुंगेर होगा, मुंगेर में बरही। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर देखने से हमें यह पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, उसी हिसाब से हम अपने तैयारी को रफ्तार दे सकते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो मार्च 1929 में इसमें है। ठीक है, कौन किए थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। ठीक है, और श्री कृष्ण सिंह सिन्हा प्रथम सचिव थे बिहार प्रांतीय किसान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं 118 नंबर, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता के क्रांतिकारियों को, कांग्रेस कार्यकर्ता की क्रांतिकारिता को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को समाजवादी विचारधारा का श्रेय दिया जाता है। 19 नंबर देख लीजिए 119, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है, तो सी त्रिमुखीय वर्गीय। नेक्स्ट देखिए जमींदार, किसान, खेतीहर, मजदूर। ठीक है, 120 का देख लीजिए, बिहार के भौतिक
विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं करेंगे? तो डी पूर्वी गंगा मैदान जो भौतिक विभागों में सम्मिलित नहीं करेंगे। 121 का देख लीजिए, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां निम्नलिखित कौन सी नदियां उसमें सहायक नदियां उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो जब मैं बिहार इसमें रिजल्ट एडुशाला में एक अफवाह तंत्र गंगा नदी तंत्र या सिंधु नदी तंत्र जो भी वीडियो में लाऊंगा नदी तंत्र से संबंधित, तो आप लोग उसको देख लेंगे। वैसे इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। गंडक कमला बागमती जो है उत्तर से आती है। अब आप हाल ही में क्वेश्चन पूछा है कि गंगा सबसे ज़्यादा किस जिले में है? तो पटना। कितना उसका लंबाई है यह भी पूछ लेंगे। कितने जिलों से होकर गुजरते हैं यह भी देख लेंगे। ठीक है। 122 का देख लीजिए, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में बांगर मिट्टी मिलती है दोस्तों। 123 का देख लीजिए, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 124 का देख लीजिए, मिलान करो है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। सी हो जाएगा। और मिलान करते हैं तो ये हो जाएगा। अभ्रक कहाँ मिलता है? गया में। स्वर्ण मुंगेर, डोलोमाइट रोहतास, पेट्रोलियम किशनगंज। मगर अब स्वर्ण पूछे तो जमुई मारिएगा। ठीक है। 125 का देख लीजिए, बिहार में उद्योग सूची और नगरों का दिया गया है और उसको मिलान कीजिए। तो कागज डालमिया नगर, सिगरेट दिलवारपुर, प्लाईवुड हाजीपुर, पूर्णिया जूट, और यहीं पे डालमिया नगर में ही सीमेंट भी है। सीमेंट भी कहाँ है? डालमिया नगर में ही है। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 126 नंबर, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों में कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 127 का देख लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम तृतीय है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 128 में देख लीजिए, किस देश की सीमा बिहार राज्य से गुजरती है? जुड़ती है। तो दोस्तों नेपाल की तो जुड़ती ही है। नेक्स्ट देख लीजिए कि जो है 129, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है अभी जो है 13वां है। वर्तमान में कितना है? 13वां है। ठीक है। तो भौगोलिक दृष्टि के बिहार में अभी आप लोग जाके जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट, और उसमें सारे बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। मैंने उसमें बताया भी है कि बिहार में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। आप लोग बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट जाके अवश्य देख ले। और देखिए इसमें बीपीएससी में पूछता है, इसलिए मैंने उसको डाल दिया बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? आप लोग 2011 जनगणना के अनुसार देख लेंगे बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। वैसे मैं जनगणना से एक रिलेटेड वीडियो लाऊंगा मैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील चंद्रा है। ठीक है। भारत के आप लोग देखिए जो करंट में क्वेश्चन पूछा गया मैं उसको अभी का करंट से रिलेट कर दो। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पूछा गया है, तो आप याद कर लेंगे नरेंद्र मोदी का कौन सा 17वां क्रम है। ठीक है। 17वां 18वां क्रम मान लीजिए, 18वां क्रम है। ठीक है। किंतु इस पद को संभालने वाले मनमोहन सिंह 14 थे, तो नरेंद्र मोदी 15वां हो जाएगा। 15वां व्यक्ति नरेंद्र मोदी इस पद को संभालने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 13, 2001 आप लोग याद कर लेंगे कि जो है भारत के प्रधानमंत्री का कैमा नंबर है, कौन सा पद संभाले, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति तीनों देख लेंगे। ठीक है। वैसे राष्ट्रपति 15वां है, उपराष्ट्रपति 14 है। ठीक ना। और 33 में देख लीजिए 2001, 2002 तथा 2002-3 के दौरान भारत के कृषि व्यापार के संबंध में, तो आप लोग अभी देख लेंगे 2021-22 के लिए कृषि व्यापार के क्षेत्र में जो है जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात देख लीजिएगा अभी कितना है। तो ठीक है, लिंगानुपात से मैं वीडियो लाऊंगा, सारा मैं बताऊंगा। 35 में देख लीजिए वर्तमान भारत में महिला मुख्यमंत्री कितनी है? तो वर्तमान भारत में महिला मुख्यमंत्री अभी जो है कितनी है इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 136 का देखिए, भारतीय सांसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो बी 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमला हुआ था। आप लोग देखेंगे कि मुंबई 26/9 को हुआ था, 26 नवंबर 2009 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देख लीजिए, 2011 सितंबर 2001 के राष्ट्र अमेरिका में आतंकी हमला हुआ था। तो ये पेंटागन
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वाशिंगटन पर हमला हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए थे? सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। 139 का वर्तमान में नाटो उत्तरी अटलांटिक के कितने सदस्य हैं? तो अभी आप वर्तमान में कितने आप लोग देख लेंगे। यूक्रेन का सीमा कहाँ है वो देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 144 सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 दिसंबर में हुआ। 26 दिसंबर 1991 के आप लोग देख लेंगे। रूस के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। और जो है यूक्रेन पर रूस ने कब हमला किया, इस डेट को भी देख लेंगे। एक नेक्स्ट है साम्यवादी चीन के वर्तमान जो वर्तमान में कौन है, चीन के सर्वाधिक शक्तिशाली नेता कौन है उसको देख लीजिए। 42वां नंबर है अमेरिका अंतरिक्ष यान कोलंबस दुर्घटनाग्रस्त हुआ था कब? तो 2003 में, ठीक है। नेक्स्ट विविध देखिए, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। मैसूर, समझ गए, मैसूर राज्य पूर्ण संगठित विकसित था। 44 नंबर देख लीजिए 144 संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन से थे? तो फोर्ड थे। 45 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्य न्यायालय कहाँ है? हेग है। इसका नीदरलैंड हेग में यूएनओ का मुख्य न्यायिक अंग है, ठीक है। कई बार पूछता है कब स्थापना, कमेंट सेक्शन में बताइए कब स्थापना हुआ। हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन हिमतक चार्टर कब हुआ? तो ये बी, समझ गए, 1997 को ये हिंद महासागर तटीय क्षेत्रक सहयोग संगठन चार्टर पर हस्ताक्षर हुए बने थे, ठीक है। 47 नंबर भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था दोस्तों? तो पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। 148 देख लीजिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में अभी कितने हैं इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 199 से ज़्यादा है। 149 का देख लीजिए 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा उच्च क्रम घनत्व सही है? तो अभी आप लोग 2011 की जनगणना के हिसाब से देख लेंगे। 150 का देख लीजिए शक्ति स्थल का संबंध किससे है दोस्तों? शक्ति स्थल का संबंध इंदिरा गांधी से है। आप लोग देख लेंगे अटल बिहारी का जो है स्थल किससे संबंधित है, ठीक है। तो चलिए हमारा 150 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर 67वां बीपीएससी में सफलता पाना है तो रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। आप मत सब्सक्राइब कीजिए, नहीं शेयर कीजिए, लेकिन देखिए वीडियो को 2 बार 3 बार प्रीवियस ईयर देखिए। अगर 67वां बीपीएससी सीडी प्रो दरोगा निकालना है तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को बार बार देखिए। और मैंने सारे बीपीएससी का सीरीज एक डाल रखा है, तो कमेंट क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे रिजल्ट एडुशाला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं हम जल्दी ही। जय हिंद।